नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा विषय थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये मेरी अपनी कहानी है। इस कहानी में मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कहीं आप लोग मेरी किसी कंडीशन से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, तो उसमें से कैसे निकलना है, और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाए, आप उसको कर पाएँ, तो मुझे खुशी होगी। आप बेहतर ज़िंदगी बिता सकें, है ना। तो जैसा मैंने बताया, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, नाचुरोपैथ, योगा, क्रिया योगा और ये आयुर्वेद भी पढ़ा है मैंने, और पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक पूरे इंसान को समझने के लिए, सबसे पहले अपनी लाइफ को समझने के लिए मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और अभी भी मेरी यात्रा जारी है। तो मैं शुरुआत, हो सकता है कई जगहों पर मैं बहुत इमोशनल हो जाऊं, तो उतनी देर के लिए मैं कैमरे से हट जाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज भी मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है ना। तो ये हंसता हुआ चेहरा मैं नहीं चाहती कि आपके सामने आंसू निकले। तो मैं एक सेकंड गर्ल चाइल्ड के रूप में पैदा हुई। ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट वेलकम। मेरा कोई ऐसा स्वागत नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मुसीबत आ गई। उसकी वाइब्स शायद मैंने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब की, तो मेरी माँ ने भी की होंगी। तो मैंने अपना पूरा बचपन जो था उनको खुश करने में लगा दिया। हाँ, इसके साथ भगवान ने मुझे एक चीज़ ज़रूर दी थी कि आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जी हाँ, मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी कि मुझे एक बार जो सामने से गुजर गया वो आ गया, याद हो गया। मैं कॉपीज़ मेंटेन नहीं करती थी। एग्ज़ाम में जो टीचर ने बोला और उससे मैं देती थी, और अच्छी खासी पोजीशंस ले लेती थी। सेंसिटिव थी। तो देखिए, ये जो मेमोरी है ना, अगर इसका पॉजिटिव पहलू है तो नेगेटिव भी है। हाँ, उसके बाद मेरे बाद एक भाई हो गया। उसके बाद मुझे मेरे पिता से एक अफेक्शन मिला। हाँ, एक वही चीज़ थी मेरी ज़िंदगी की जो मुझे आज भी खुशी देती है। सही है। मैंने अपनी माँ के दिल को सपोर्ट करने के लिए जो कर सकती थी बचपन से लेकर किया। लेकिन मेरे दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सॉरी, मैं आज भी परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे मालूम नहीं था। आई यूज़ टू डू एवरीथिंग। मैं लोगों से मिलती थी, बातचीत रखती थी, मतलब मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खुश महसूस करती थी। तो खैर, कॉलेज पहुंची तो एक इंसान मुझे ऐसा मिला
मुझे लगा कि वो मेरी बात सुनेगा। उसने सुनी भी, है ना, उसने सुनी भी, मैं उसमें कोई दो राय नहीं दूंगी। पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उस इंसान के लिए अगर आज हम कहें तो एक दोस्ती ही थी, पर वो एक ही इंसान था। मेरे पापा जो थे अब नहीं है इस दुनिया में, वो मेरी सुनते थे, पर उनके पास, बिकॉज हम लोग 7 बहन भाई हैं, तो अकेले वो सिंगल हैंडेडली कमाने वाले थे और एम्बिशियस भी थे। तो उनसे मेरा कनेक्ट, मैं अपने दिल की बात तो कह नहीं सकती थी। इस इंसान से मैंने अपने दिल की बात कहना शुरू किया। उसने पेशेंटली सुना। तो फिर उस समय ज़माना ये था, 80s की बात कर रही हूँ मैं, 83, 84 की, कि अगर 2 लड़के लड़की आपस में बात करते हैं तो ये कहा समझा जाता है कि आप इनके बीच में अफेयर है। तो मुझे भी लगा शायद ये अफेयर है, ये प्यार है, और मैंने हर चीज़ के अगेंस्ट जाकर उससे शादी करने का मन बना लिया। मतलब ये हाल था कि मैंने अपना घर छोड़ा सिर्फ उससे शादी करने के लिए, और मैं बाहर फ्रेंड्स के वहाँ रही, हॉस्टल में रही। तब उस समय मेरी माँ ने मुझसे बोला कि कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कांटेक्ट किया कि जब वो तुम्हारे लिए अपना घर नहीं छोड़ रहा तो तुमने उसके लिए अपना घर क्यों छोड़ा, या तो दोनों छोड़ो, वो लड़का होके नहीं छोड़ रहा। मैंने तब दिमाग में एक वही था कि कोई सुन रहा है, मेरे दिल की सुन रहा है ना। जबकि शायद मुझे लगता है आज कि उस समय मुझे एक काउंसलर की ज़रूरत थी। खैर, शादी हुई। शादी होने के बाद जो इनसाइड स्टोरी जो मैंने देखी, और वायलेंस, और इतनी भयानक स्टोरी थी कि मैंने, मतलब ऐसा लगता था कि क्या करूं। उस वक्त मेरे ब्रदर लोग आए और मुझे मायके ले गए। मायके ले गए तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी साथ चले गए। पता नहीं क्यों, शायद उनको ये डर था कि मैं पुलिस या कहीं कंप्लेन ना करूं, जो मुझे नहीं मालूम। मैं एग्जैक्टली मेरे मन में जो बात की चीज़ें हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इसको निभाओ। अब मैं निभाने की स्थिति में नहीं थी, और उन्होंने बोला था, मेरी माँ के कहे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, आज भी रखते हैं। तो फिर मैंने निभा नहीं सक रही, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसमें 2 लोगों की बहुत वियर्ड रिएक्शन थे। एक मेरी माँ का, जिन्होंने ये कहा कि अगर सुसाइड ही करना था तो मेरे घर में क्यों करा, कि हम फंस जाएंगे। उसके बाद सॉरी, ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है वो आज आपके सामने अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। कोशिश करूंगी आगे नहीं करूं। उसके बाद मैं मेरे ससुराल से हस्बैंड को फ़ोन आया, तो इन्होंने बहुत ही ऐसे 3rd पर्सन के रूप में
ये सुसाइड कर रही, नो इमोशंस की, कोई दुख नहीं था। खैर, जब मैंने देख लिया था पीछे से कोई मेरी सपोर्ट नहीं है, तो मुझे आगे ही देखना पड़ेगा। और इतनी एज भी नहीं थी, आज मैं होती तो डिफरेंट सोचती। इसीलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि आप शायद डिफरेंट सोच पाएँ। हाँ, मेरे भाई को बहुत दुख हुआ। उसके बाद मेरे इन लॉज ने, मेरी खासकर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि इसलिए ऐसा है बिकॉज ही इज़ नॉट अर्निंग। हाँ, वो कमाते नहीं थे, मैं कमाती थी। तो मैंने कहा शायद फिर जब ये कमाने लग गए, फिर लोगों ने कहा कि बच्चे होने पर लोग सुधर जाते हैं, फैमिली अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो मेरी एक बेटी ने जन्म लिया, वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। उसके बाद एक और उसमें इतना मैं खो गई लालन पालन में कि बदतमीज़ी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। चीज़ें होती थी पर फिर सोचती थी कि अरे ये बेटी है, इसके साथ था, इसको तो मैं कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे के जाऊँगी कि मैंने, इसकी माँ ने सुसाइड करा, कि कल को ये कभी मुसीबत में आए तो सुसाइड अटेम्प्ट ना करे, है ना, ये ना करे, मतलब अपने मरने के बाद भी उसकी चिंता, ये मेरा था। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद लोगों की परिस्थिति बहुत सुधर जाती है। मेरी परिस्थिति और बिगड़ गई, सेहत खराब हो गई थी, और मेरे हस्बैंड को पता चल चुका था अभी कहीं नहीं जा सकती, पीछे से कोई बैक नहीं है, इसका अपना कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पाएगी। फिर तो वो वायलेंस जो थी हर घड़ी थी मेरी लाइफ में, हर मोमेंट पे बात, चुप रहोगे तो भी, बोलोगे तो भी, अलग अलग चीज़ें। फिर मैंने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया कि शायद प्रोफेशनल अच्छे हो जाए। लेकिन अच्छा, इनको मुझे वायलेंस करने से जब लगता था कि मैं शायद इतनी चोट नहीं पहुंचा सका, पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया आज तक। मुझसे ये कहा जाता था मेरे सिर पर तो मुसीबतें पैदा करके रख दी हैं, और बच्चों को मेरे रात को 12 बजे, छोटे से बच्चों को रज़ाई में से खींच के, ऐसे टांग से खींच के खड़ा कर दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। मायके में मम्मी को बोलती थी, उसका तो आप समझ ही चुके हैं कि उनको लगता था उनके सिर पर मुसीबत ना आए। जब बुद्धिज़्म ज्वाइन किया, मतलब बहुत कुछ ठीक हुआ, ऐसा नहीं। उसके बाद मैंने दुनिया को समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, मैं चुप हूँ, ऐसा है वैसा है। साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने एक मेंटल हॉस्पिटल में जॉब की, ऑनररी जॉब थी। हाँ, उन्हें देखिए, अब आपको हंसी, अब आप सिर्फ खुशी सुनने वाली हैं। जब मैंने उसको ज्वाइन किया, मुझे बहुत सारे पेशेंट थे वहाँ, तो मैं सोचती थी कि ज़्यादातर लोग तो बाहर ऐसे ही हैं, बस ये कौन से लोग हैं जो यहाँ पे क्यों बंद कर दिए गए हैं। बिहेवियर तो सबका वैसे ही है, और मैं बोलती भी थी इस बात को। खैर, हिप्नोसिस करा, थोड़ा समझ आया, वहाँ जॉब करी, थोड़ा लाइफ को समझा। उसके बाद मैंने जो है उसका जब प्रैक्टिस करा, वहाँ सब कुछ सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखा, और ये सब मैंने सीखा। सीखने के बाद जो है मैंने अपनी लाइफ को समझकर थोड़ा सा
अपनी सेंसिटिविटी में काम किया, अपने ऊपर काम किया कि मैं, और अस्थमा था मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने बताया, तो अस्थमा मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। बताया ना, सेंसिटिव हूँ तो हर वे में सेंसिटिव। तो उसके चक्कर में मैंने ब्रीदिंग सीखी, योगा सीखा, नाचोपैथी सीखा, आयुर्वेद सीखा, है ना। तो ये सीखते सीखते जो है मुझे ताकत मिली। मुझे नहीं मालूम था इसके आगे लाइफ में और क्या लिखना है। आई वॉज लिविंग, मतलब कंफर्टेबल हो रखा था सारी चीज़ें। जो वायलेंस थी वो भी कंफर्टेबल, मतलब बेटा बड़ा हो गया था तो उतना नहीं हो पाता था, तो सब चल रहा था। फिर एक अच्छा, मैं क्रिया योग का अभ्यास भी मेरा चल रहा था, वो शवासन से शुरू हुआ था। मैंने बताया ना मैं शवासन में करती हूँ। शवासन ब्रीदिंग से शुरू हुआ था, तो कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदली, मैं स्ट्रांग हो गई। अब मैं जो है, मुझे एक और बताया ना, जैसे आप स्ट्रांग होते हैं एक और पंच लगता है। पंच लगा, उसमें से रिकवर होते होते, इमोशनल पंच ऑफ कोर्स इस बार, तो उससे रिकवर होते होते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद एक ऐसा पंच लगा कि जो मैंने इतने सालों से अपना घर को बनाने के लिए आई गेव माई ऑल, पर नहीं, 2-3 चीज़ें मैंने आप सीखी हैं। पहली बात, किसी भी रिलेशन या किसी भी इंसान के बारे में ये मत सोचिए कि आपका प्यार उसे बदल सकता है, नहीं बदल सकता। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस उम्मीद में किसी रिलेशनशिप में ना जाए कि वो उसको मैं बदल लूँगी। ये चीज़ मैंने पढ़ी भी थी और अब मैंने एक्सपीरियंस भी कर ली। पढ़ी ये थी, मिल्टन एरिक्सन जी ने एक जगह गाइडेंस दी है कि मैरिज में अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला बदलेगा, मैं बदल डालूँगा, प्यार से नहीं बदल सकते। ठीक है, आप सिर्फ खुद को भी हम कहाँ बदल पाते हैं, पर जैसे हम हैं उसको एक्सेप्ट करके जो चीज़ आपको लगता है कि मैं ऐसा सही है, मैं कर सकती हूँ, वो करिए। तो एक और बाउंड पंच लगा, लेकिन उस पंच ने, क्योंकि मैं इतनी, हाँ मुझे पास्ट याद करके आता है रोना, लेकिन मैं अंदर से आई एम फीलिंग लाइटर। अभी एक और अच्छा वाला पंच लगा है, इससे मेरा जिस आइडियल फैमिली को बनाने का जो मेरा ख्वाब था कि सब लोग, मुझे तब तक नींद नहीं प्रॉपर आती थी जब तक सारे लोग घर के अंदर आके सो ना जाए। पर ये भी शायद मेरी मृत तृष्णा है, मिराज है। तो लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि अब ये जो पंच लगा, ये मुझे सिर्फ 3 दिन अफेक्ट कर पाया। ये फ़र्क है ना। देखिए, लाइफ में हमें नहीं मालूम आगे क्या आने वाला है। अगर हम क्रिया योग या ये सब चीज़ें करते रहते हैं, खुद को डेवलप करते रहते हैं, तो उसको हम बेटर ढंग से कर पाएंगे। तो आज मैं अपने बच्चों की सपोर्ट बनी हुई हूँ, बच्चों को, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शैटर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं सपोर्ट हूँ, मैं खड़ी हूँ उसके साथ, है ना। तो सॉर्ट करना है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी दुआओं में रखिएगा कि मैं इसको सॉर्ट कर सकूं। फिर कह रही हूँ, जो इंसान जैसा है उसको देखिए
और समझिए कि क्या वो सारी चीज़ें और ख़ास करके वो इंसान उन लोगों से कैसे बिहेव करता है सड़क पे ड्राइव करते हुए, या जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी पर्सनल लाइफ में, वो उसका असली बिहेवियर है। या वो गुस्से में क्या बिहेव करता है, ये मत सोचिए कि इसने गुस्से में ऐसा कर दिया, क्योंकि गुस्सा उसको कभी भी आ सकता है और वो क्या करता है गुस्से में वो डिपेंड करता है। गुस्सा हम सबको कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गुस्से में हम करते क्या हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ करिए, अपने लाइफ के बारे में विजिलेंट रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ जो लोग जैसे हैं, मतलब आप समझ गए होंगे, वैसे लोग और अगर हैं तो अगर बदलना चाहते हैं, अपने आप सोचते हैं विजिलेंट होना, अवेयर होना अपने एक्शंस के प्रति, तो हो जाएं। तो ये नहीं, तो अगर आपका एक एक्शन अगर बिना, जैसे अगर आप खाना भी खाते हैं, खाना खाते समय भी आप अवेयर नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, वहाँ से आपकी जो शुरुआत है होती है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप उस तभी आप सोचिए, आप छोटी छोटी, जैसे हम शुरुआत करते हैं अपनी सांसों के प्रति अवेयर होना, सांस से शुरू करते हैं, फिर हम अपने योगा करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अपने शरीर के प्रति अवेयर होते हैं। ये चेतना है ना, चेतना आपको रोज़ रहे, इसलिए क्रिया योग का अभ्यास ज़रूरी है। अगर सोचिए, आप एक बात सोचिए, ठीक है, मैंने आपको अपनी एक स्टोरी बता दी, अगर आप लार्जर पिक्चर में सोचें तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है, उसकी चेतना काम नहीं कर रही, काम करती तो वो ऐसा कभी ना करे, है ना। तो उस चेतना के लिए, हाँ ये बात अलग है कि मैं उस चेतना का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने उसकी चेतना का और इंतज़ार किया तो यहाँ पर फिज़िकल चेतना चली जाएगी, वो भी प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन हम अपने बारे में सोचें कि हम चैतन्य रहें, जागे रहें, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बोरिंग नहीं लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगी अगर मैं कभी आपको दोबारा कोई इससे ज़्यादा डीप लेवल पर समझा सकी फिर आऊँगी। अगर आपको लगता है कोई भी एपिसोड आपको थोड़ा डिटेल में कहना है तो मैसेज करिए, मैं वो सब बताऊँगी। मैं अपनी लाइफ इसलिए आपके सामने खोल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हंसते हुए चेहरे जो हैं उनके पीछे कितना दर्द होता है, तकलीफ होती है, और अगर आप भी हंस रहे हैं तो आप अपने अंदर झांकिए, उस दर्द को हील करिए। जी हाँ, और आई एम हैप्पी कि थोड़ा बहुत ही मेरे आंसू आए हैं, वरना मैं बहुत ज़्यादा गंगा जमुना बहा सकती थी, बहुत तकलीफ थी, पर आई फील लाइट। एक और बात है, जब आप आंसू निकाल देते हैं तो यू फील लाइट है, तो आंसू भी निकालिए, लेकिन डिसीजन क्लैरिटी के साथ लीजिए। जी भर के आंसू निकालिए, जी भर कर रोइए, लेकिन डिसीजन हमेशा क्लैरिटी के साथ लीजिए। ये मत सोचिए कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी है ना। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगेगा, आपको टच कर पाएगा।